Good morning everyone. Welcome to Shahid Pramod B.Ed College. Your subject is history और आपका कोर्स है BA B.Ed 4 years integrated course. BA B.Ed 4 years integrated course. और आज जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री में है वह है पोस्ट मॉडर्न पीरियड, पोस्ट मॉडर्न पीरियड यानी मौर्योत्तर काल। का जो है आपका 200 BC से 300 AD यानी 200 BC से 300 AD तक के काल में हम आज पढ़ेंगे सुंग डायनेस्टी के विषय में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 200 BC से लेकर के 300 AD तक कि कौन कौन से क्षेत्रीय राज्य थे। तो इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं, क्षेत्रीय राज्य यानी रीजनल स्टेट, क्षेत्रीय राज्य और विदेशी आक्रमण। तो क्षेत्रीय राज्य कौन कौन से थे? तो सुंग वंश था, कन्ना वंश था, उसके बाद आता है सातवाहन वंश, जिन्हें आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। उसके बाद हम आते हैं कि विदेशी कौन कौन से आक्रमण है। तो विदेशी आक्रमण में कौन सा है? हिंदी यवन है, शक, पार्थियन तथा कुषाण। ये जो है विदेशी आक्रमण है और ये है क्षेत्रीय राज्य। क्षेत्रीय राज्य क्यों कह रहे हैं? तो चूंकि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो था, मौर्य साम्राज्य जो है पूरे भारत को एकीकृत करके एक केंद्रीकृत शासन चला रहे थे, लेकिन मौर्यों के बाद उनके जो उत्तराधिकारी थे वो इतने योग्य नहीं थे जो उस साम्राज्य को सुदृढ़ करके रख सके और बहुत से राज्य जो है धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था जो है चरमराने लगी। उस प्रशासनिक व्यवस्था के चरमराने के क्रम में ही मौर्यों के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी और
होते हैं। कौन कौन से स्रोत होते हैं? सोर्स, स्रोत। तो स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो पुरातात्विक होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, उसके बाद होते हैं साहित्यिक यानी लिटरेरी सोर्सेस, और उसके बाद जो एक सोर्स होता है उसे विदेशी विवरण कहते हैं यानी फॉरेन अकाउंट्स। लेकिन यहाँ पे हमें जो सोर्सेज है शुंग वंश के विषय में वह यही दो सोर्सेज से हमें जानकारी मिलती है। तो पुरातात्विक स्रोत में क्या है भाई? पुरातात्विक स्रोत में जो है अयोध्या का लेख है, अयोध्या का लेख है, वेशनगर का लेख है, वेशनगर का लेख है, उसके बाद भरहुत का लेख है, भरहुत का लेख है, और कुछ मुद्राएं हैं, कुछ मुद्राएं हैं जो हमें कहाँ से मिलता है? अयोध्या, अहिछत्र तथा मथुरा। मुद्रा कहाँ से मिलता है? अयोध्या, अहिछत्र तथा मथुरा, से मिलता है। तो साहित्यिक स्रोत में हम क्या आते हैं? तो साहित्यिक स्रोत में जो है पुराण, जैसे वायु पुराण है, मत्स्य पुराण है, इसको हम पुराण से ही डिनोट करते हैं। पुराण यानी हमारे जो 18 पुराण हैं उनमें वायु पुराण और मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, गार्गी संहिता, पतंजलि का महाभाष्य, उसके बाद कालिदास का मालविका अग्निमित्रम, कालिदास का मालविका अग्निमित्रम। उसके बाद आपको आता है हर्षचरित्र, वान भट्ट के द्वारा हर्षचरित्र जो रची गई थी उससे हमें जानकारी मिलती है, हर्षचरित्र है। उसके बाद है हरिवंश, दिव्यावदान, जैनियों का जो ग्रंथ था थेरावली वो। तो इन सारे स्रोतों से हमें जो है शुंग काल के विषय में या शुंग वंश के विषय में जानकारी मिलती है। और हाँ, सबसे प्रमुख जो जिसकी रचना शुंग वंश के समय में हुई, मनुस्मृति, मनु के द्वारा रचित पुस्तक मनुस्मृति, मनुस्मृति से भी हमें शुंग वंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो ये क्या है? सोर्सेज हो गए जिसकी वजह से हमें शुंग वंश के जानकारी मिलती है। शुंग डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी यानी शुंग वंश।
से लेकर के 75 BC तक, यानी 184 BC में बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। जो पुष्यमित्र का जो शासन काल है वह है 184 से लेकर 148 BC, यानी 36 वर्ष तक पुष्यमित्र शुंग ने शासन किया। तो पुष्यमित्र शुंग और शुंगों की उत्पत्ति के विषय में यहाँ पे हम बात करेंगे कि शुंगों की उत्पत्ति, ये तो मैंने ये कॉमन आपको जानकारी दी कि पुष्यमित्र शुंग कौन था और उसने शुंग वंश की स्थापना कैसे की, इसके आगे डिटेल में हम बात करेंगे। पहले हम देखते हैं कि शुंगों के उत्पत्ति के विषय में लोगों की क्या राय है। तो शुंगों की उत्पत्ति के विषय में जो है विभिन्न इतिहासकारों का अलग अलग मत है। जैसे डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी जो है वह पुष्यमित्र को बैम्बिक वंश का मानते हैं। पुष्यमित्र शुंग को किस वंश का मानते हैं? तो बैम्बिक वंश का मानते हैं। बैम्बिक वंश का मानते हैं और इस वंश का मानने की जो अवधारणा है उनका वह है कालिदास कृत रचित जो पुस्तक है मालविका अग्निमित्र, उसके चतुर्थ अंक का वह श्लोक है जिसमें पुष्यमित्र शुंग को बैम्बिक कुल में उत्पन्न माना गया है और उसके आचार का पालन करने वाला कहा गया है। लेकिन बैम्बिक शब्द को भारूद अभिलेखों में वर्णित गंगा नदी से डिनोट किया गया है। राय चौधरी ने यह भी कहा कि भाई पुष्यमित्र शुंग को जो है उसके वंशजों के साथ शुंग शब्द केवल पुराणों में ही मिलता है। यानी उनका कहना है कि पुराण ही जो कहता है, पुराण कहीं यह कहना है कि वह शुंग वंश से था। दिव्यवादान, हर्षचरित या मालविका अग्निमित्र में इसका कहीं कोई वर्णन नहीं किया गया है, यानी वह शुंग वंश का नहीं है। लेकिन राय चौधरी के मत को स्वीकार करने में क्या है कि बैम्बिक शब्द का अर्थ निश्चित नहीं होना, यानी बैम्बिक शब्द का जो अर्थ है वह इतिहास में निश्चित नहीं किया गया कि वह क्या है, ठीक है। लेकिन इतिहासकार आपटे जो हैं, इतिहासकार आपटे जो हैं वह कहते हैं कि बैम्बिक शब्द का मतलब होता है वीर प्रेमी, यानी वीर योद्धा, उससे प्रेम करने वाला। लेकिन अब हम आते हैं दूसरे इतिहासकार जो हैं हरप्रसाद शास्त्री। हरप्रसाद शास्त्री का कहना है कि पुष्यमित्र शुंग के सभी राजाओं के नाम के पीछे जो है वह मित्र लगा हुआ है, जैसे पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुमित्र, यानी मित्र शब्द जुड़ा हुआ है। यह संभवतः उनका मानना है कि यह ईरानियों से ग्रहण किया गया है, क्योंकि ईरानी जो है, पारसी जो थे, वह सूर्य की उपासना करते थे और सूर्य को ईरानी भाषा में, पारसी भाषा में मित्र कहा गया है। इसलिए वे जो थे वो क्या थे? पारसिक थे। लेकिन इस मत का भी हम विरोध करते हैं, यानी इतिहासकारों ने विरोध किया है कि भाई सिर्फ इसी आधार पर, यानी सूर्य के नाम के आधार पर हम उसे ईरानी नहीं मान सकते हैं। यानी ये तो बहुत सारे इतिहासकारों का अलग अलग मत है। जैसे दिव्यवादान जो एक बौद्ध ग्रंथ है, उसमें उसे मौर्य वंशीय कहा गया है, लेकिन यह कहीं से प्रतीत नहीं होता है कि पुष्यमित्र शुंग जो था वह मौर्य वंशीय था। यह एक गलत वर्णन है, ऐसा हम कह सकते हैं। हर्षचरित्र में बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में बाणभट्ट ने पुष्यमित्र शुंग को जो है वह कहा है कि वह दुष्ट था, तो अनार्य कहा है। ऐसे भी मगध के जो शासक थे उनको अनार्य ही कहा जाता था, लेकिन पुष्यमित्र शुंग को अनार्य कहने के पीछे बाणभट्ट का जो है जाति विशेष से नहीं था, उसके दुष्टता के अर्थ में उसे अनार्य कहा गया है। उसके बाद हम आते हैं हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण के आधार पर इतिहासकार काशी प्रसाद शास्त्री का मत है कि पुष्यमित्र जो था वह कश्यप
गोत्रीय था। पुष्यमित्र क्या था? कश्यप गोत्रीय था। कश्यप गोत्री था। लेकिन इस मत में भी यह कहा गया है और हरिवंश पुराण के एक श्लोक का उदाहरण दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि आकस्मिक रूप से यानी अचानक जो है कलयुग में एक ऐसा अवनति हो रही थी। उस समय में एक कश्यप गोत्री ब्राह्मण जो है वह शुंग वंश के आने के बाद पुष्यमित्र शुंग के काल में वैदिक धर्म का पुनर्जागरण होता है, यानी फिर से जगना। पुनर्जागरण का आप मतलब समझते हैं कि फिर से जागना। सॉरी, इस पर मैं अभी आप लोगों से और बात करूंगी, लेकिन इन सब बातों को हम यह कह सकते हैं कि नहीं, ये सारे जो हैं अलग अलग इतिहासकारों के मत हैं, अलग अलग उपनिषद, उसमें जो है सांगिकपुत्र नामक आचार्य का वर्णन मिलता है। और तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने जो एक बौद्ध गुरु हैं, बौद्ध हैं, तो उन्होंने शुंग को ब्राह्मण कहा है और उसे ब्राह्मण राजा कहकर संबोधित किया है। इससे इन सारी थॉटों से यह प्रमाणित होता है कि पुष्यमित्र शुंग जो है वह एक ब्राह्मण वंशीय राजा था और उसने ब्राह्मण वंश की स्थापना की। तो हमें अभी आना है कहाँ पे? शुंगों के जो राजा थे उनके पीरियड के कौन कौन राजा हुए। तो आप देखेंगे कि शुंग वंश में जो है वह कुल 10 राजा हुए। शुंग वंश में कितने राजा हुए? कुल 10 राजा हुए। कुल 10 राजाओं ने राज्य किया, जिसमें सबसे पहले आते हैं पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद आते हैं आपको अग्निमित्र, जो अग्निमित्र जो थे वह पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे। अग्निमित्र कौन थे? तो वो पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे। और उसके बाद जो आते हैं सुज्येष्ठ अथवा वसुज्येष्ठ। कौन आते हैं? सुज्येष्ठ अथवा वसुज्येष्ठ। उसके बाद आते हैं वसुमित्र। और वसुमित्र जो है उन्होंने 10 वर्ष तक शासन किया। वसुमित्र ने कितने वर्षों तक शासन किया? साल जो है वह 140 से लेकर के 130 बीसी तक है। कब तक है? 140 से लेकर 130 बीसी तक है। और अग्निमित्र का जो शासन काल है वह 148 से लेकर के 108, चूंकि इन्होंने 8 वर्ष तक ही शासन किया। अग्निमित्र ने कितने वर्षों तक शासन किया? 8 वर्ष तक। तो इनका हो जाएगा 148 से लेकर के 140 बीसी।
यानी 8 वर्ष। पुष्यमित्र ने कितना किया? 36 वर्ष, यानी 184 से लेकर आपको 148 BC, 36 वर्ष इनका शासनकाल कितना है? 36 वर्ष। उसके बाद आप आते हैं वसुमित्र के बाद जो शासन करते हैं वह है आंध्रक पुलिंद। आंध्रक पुलिंद, आंध्रक पुलिंद घोष, घोष वज्रमित्र, वज्रमित्र। और उसके बाद 9वां शासक, ये जो वसुमित्र हैं यह चौथे क्रम पे हैं, ये तीसरे क्रम पे हैं, ये दूसरे और ये पहले क्रम पे हैं। आंध्रक जो है 5वां है, पुलिंग जो है 6ठा है, घोष 7वां और ये 8वां। 9वें क्रम पे कौन आते हैं? 9वें क्रम पे आते हैं भागभद्र, भागभद्र या भागवत, भागभद्र या भागवत। और 10वां और अंतिम राजा जो है वह देवभूति है। 10वां या अंतिम राजा जो है वह देवभूति है, देवभूति, जिसके अपने ही सेनापति ने क्या किया? हत्या कर दी। उसके अमात्य ने, सॉरी सेनापति नहीं, अमात्य मंत्री ने हत्या करके कण्व राजवंश की स्थापना की। देवभूति की हत्या, देवभूति की हत्या जो है वसुदेव ने, वसुदेव ने, देवभूति की हत्या किसने की? वसुदेव ने। और वसुदेव ने किस वंश की स्थापना की? तो कण्व वंश की स्थापना की, कण्व वंश की स्थापना की। तो एक तो ये मैंने आपको सीरीज दिखाया है कि कितने शासकों ने शासन किया। और अब हम आते हैं इनकी ऐतिहासिकता पे बात करते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग जो थे वह पाटलिपुत्र में शासन कर रहे थे। प्रशासनिक व्यवस्था पे हम आ रहे हैं। तो चूंकि पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या की और बृहदत्त जो था अंतिम मौर्य शासक था, तो बृहदत्त की हत्या करने के बाद वह शुंग वंश की स्थापना करता है। उसके बाद 184 वह, चूंकि वह मौर्य का सेनापति था, तो जो प्रशासनिक व्यवस्था मौर्य के शासन काल में थी वही प्रशासनिक व्यवस्था जो है शुंग वंश में भी हमें देखने को मिलती है। जैसे मौर्य शासन काल में राजा थे, जैसे आपको चंद्रगुप्त मौर्य हुए, बिंदुसार हुए। और बिंदुसार के शासन के समय में अशोक जो था अवंती का उपराजा था, यानी क्या था? गवर्नर था। उसी तरह पुष्यमित्र जो था वह पाटलिपुत्र में राज कर रहा था। और ये जो था अग्निमित्र, उसका पुत्र, वह जो था वह विदिशा में शासन कर रहा था। कहाँ कर रहा था? विदिशा में शासन कर रहा था। और अग्निमित्र का जो पुत्र था वसुमित्र, वह भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत जो था, हम यहाँ पर एक छोटा सा नक्शा बना रहे हैं, उसको आप देखेंगे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो शासन कर रहा है पाटलिपुत्र में वह मगध, मगध पुष्यमित्र, यानी यहाँ शुंग वंश, शुंग वंश। और यहाँ का शासक क्या था? पुष्यमित्र था, पुष्यमित्र। और यहाँ विदिशा एमपी में जो शासन कर रहा था वह अग्निमित्र था, अग्निमित्र। और पश्चिमोत्तर प्रांत में जो शासन कर रहा था वह कौन था? वसुमित्र था। पश्चिमोत्तर प्रांत में जो शासन कर रहा था यहाँ पे वह कौन था? वसुमित्र था, वसुमित्र। और मैंने मॉडर्न पीरियड में आप लोगों को पढ़ाया था कि ये पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्र से ही जो थे
वह एवं माने यूनानी जो थे वह आक्रमण करते थे। तो यहाँ पे 184 BC में जब शुंग वंश की स्थापना हुई तो बृहद्रथ की हत्या करने के बाद उसका सचिव जो था, उसके सचिव को क्या किया उसने, पुष्यमित्र शुंग ने जो है वह जेल खाने में डाल दिया। और उसी समय जो है विदर्भ एक राज्य था, ये पुष्यमित्र की उपलब्धि के विषय में मैं आपको विदर्भ राज्य था जो स्वतंत्र हो गया था, और वहाँ का जो सेना राजा था वह यज्ञसेन था, और सचिव जो था बृहद्रथ का वह उसका यज्ञसेन का साला था, यज्ञसेन का साला था। तो हुआ क्या, और यज्ञसेन विदिशा का जो शासक था अग्निमित्र, उसका जो दोस्त था वह माधवसेन था। तो यज्ञसेन और माधवसेन जो थे वह दोनों चचेरे भाई थे। यज्ञसेन और माधवसेन जो थे वह दोनों चचेरे भाई थे, और दोनों के बीच में जो है राज्य को लेकर आंतरिक कलह हो रहा था। तो विदिशा जाने के क्रम में जो है माधवसेन को जो है वह बंदी बना लिया जाता है। तो अग्निमित्र जो है वह यज्ञसेन को कहता है कि भाई तुम मेरे मित्र को स्वतंत्र कर दो। तो यज्ञसेन जो है वह शर्त रखता है कि आपके राज्य में जो सेनापति हैं वीरसेन, आप उनको स्वतंत्र कीजिए, ठीक है। तो दोनों के बीच में वो कहता है कि नहीं। तब क्या करता है अग्निमित्र जो है क्या करता है, अपने सेनापति वीरसेन को यह आदेश देता है कि भाई आप विदर्भ पे आक्रमण करो और जीत लो। और वीरसेन क्या करता है, वीरसेन विदर्भ पर आक्रमण करता है और विदर्भ को जीत लेता है। तो विदर्भ को जीतने के बाद विदर्भ के जो राज्य है वह 2 भागों में बंटता है। विदर्भ का राज्य जो है वह 2 भागों में बंटता है, और पहले भाग का जो है दो भागों में, और उस राज्य का जो सीमा है वो वर्धा नदी को बनाया जाता है। यानी विदर्भ राज्य 2 भागों में विभक्त होते हैं, और उन दोनों भाग की सीमा जो है वह वर्धा नदी को बनाई जाती है, मानी जाती है। और एक राज्य का जो विदर्भ जब 2 भागों में बढ़ता है तो एक का राजा बनता है माधवसेन और दूसरे का यज्ञसेन, और वह जो है शुंग वंश की अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो यह एक उसकी पहली विजय। दूसरी विजय आप देखने के लिए मिलेगा यवनों का आक्रमण। शुंग वंश में यवन आक्रमण होते हैं, शुंग वंश में यवन आक्रमण होते हैं। तो यवनों के आक्रमण का जो साक्ष्य है, जो स्रोत जानकारी है, वो हमें कहाँ से मिलता है, महाभारत से मिलता है, गार्गी संहिता से मिलता है, और कालिदास के मालविका अग्निमित्रम से मिलता है। लेकिन हम यहाँ पे इतिहासकार नागेंद्र नाथ घोष की चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने जो थॉट दिए हैं उसके विषय में बात करेंगे। तो उनका कहना है कि 2 यवन आक्रमण हुए थे, यानी पुष्यमित्र शुंग के समय में 2 आक्रमण हुए थे। प्रथम जो है वह पुष्यमित्र के शासक बनने के समय हुआ था, जिसे डेमेट्रियस ने आक्रमण किया था, और दूसरा आक्रमण जो है पुष्यमित्र के शासन के अंत में हुआ था, और जिसका नेता जो था वह मिनांडर था। उसका नेता कौन था, मिनांडर था। मिनांडर। लेकिन इतिहासकार टर्न जो है उनका मानना है कि नहीं, यवनों का जो है यूनानियों का बैक्टेरियन ग्रीक का जो है एक ही आक्रमण हुआ था, और उस आक्रमण का नेता जो था वह डेमेट्रियस ही था। उस आक्रमण का नेता कौन था, डेमेट्रियस था। उस आक्रमण का नेता डेमेट्रियस था। डेमेट्रियस था जो अपने भाई
एपोलोडोटस और सेनापति मिनांडर को लेकर आक्रमण करता है, लेकिन वह कहता है कि वो जो सेना लाया था उसको दो भागों में विभक्त करता है। तो प्रथम भाग का नेतृत्व जो है डेमेट्रियस करता है और वह जो है सिंधु को पार करके चित्तौड़ होते हुए पाटलिपुत्र पहुंचता है। तो आप इससे देख सकते हैं कि सिंधु को पार करके चित्तौड़ होते हुए वह पाटलिपुत्र यहाँ पे है, डेमेट्रियस आता है। उसके बाद वह कहता है कि दूसरे सैन्य दल का नेतृत्व जो है वह मेनांडर के नेतृत्व में होता है और वह क्या होता है कि मेनांडर जो है मथुरा, पांचाल एवं साकेत के रास्ते पाटलिपुत्र पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? मथुरा, पांचाल और साकेत के रास्ते वह पाटलिपुत्र पहुंचता है। लेकिन ये जो आक्रमण हुए उसका रिजल्ट यही कहता है कि पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर पर विजय प्राप्त की, यानी यूनानियों को सफलता नहीं मिला। यूनानियों को क्या हुआ? यूनानियों को सफलता नहीं मिला। तो अब हम आएंगे कि पुष्यमित्र शुंग जो था, पुष्यमित्र शुंग को धार्मिक नीति क्या थी? पुष्यमित्र की शुंग की जो धार्मिक नीति थी वह कैसी थी? तो पुष्यमित्र शुंग को धार्मिक नीति के विषय में अब हम आपको थोड़ा सा ही बता दें, चलिए हम यहीं पे बता दें। पुष्यमित्र की जो धार्मिक नीति थी कि उसे जो है कहा गया कि वह बौद्धों का विरोधी था। तो चूंकि पुष्यमित्र शुंग जो है राजहंता भी बनता है क्योंकि उसने राजा की हत्या की, उसके बाद उसने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। तुष्टीकरण की नीति से क्या मीनिंग है कि तुष्टीकरण की नीति होती है कि एक धर्म के विरुद्ध दूसरे धर्म का सहारा लेना, एक धर्म के विरुद्ध दूसरे धर्म का सहारा लेना। यानी बौद्ध धर्म वह जो था धार्मिक कारण नहीं था, वह राजनीतिक कारण था। यानी अपनी राजनीतिक शक्ति को प्रबल बनाने के लिए उसने यह तुष्टीकरण की नीति अपनाई। तुष्टीकरण की नीति में उसने क्या किया कि बौद्ध धर्म का जो बहुत ज़्यादा बोलबाला हो गया था उसके विरोध में ब्राह्मण धर्म यानी ब्राह्मणों का समर्थन उसे प्राप्त था। तो बौद्ध ग्रंथ दिव्यवादान तथा तिब्बती इतिहासकार तारानाथ जो है वो पुष्यमित्र शुंग को जो है बौद्धों का क्या कहते हैं? घोर शत्रु कहते हैं। दिव्यवादान में एक जिक्र आया कि उसने पूछा कि भाई अशोक के जो है वह प्रसिद्ध होने का कारण क्या है? तो कहा गया कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। अशोक ने कितना किया? 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, इसीलिए वह प्रसिद्ध हुआ। तो भाई उसने क्या किया? पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया कि भाई वो 84,500 ऐसा वर्णन मिलता है कि 84,000 स्तूपों की उसने क्या किया? ध्वंस कर दिया। ठीक है। पाटलिपुत्र में एक कुकुटराम का जो कुकुटराम विहार था उसको भी नष्ट कर दिया। इतिहासकार J.R. शर्मा का कहना है कि कौशाम्बी में घोषित राम विहार है, कौशाम्बी में घोषित राम विहार है, उसको भी पुष्यमित्र शुंग ने जला दिया। एक वर्णन में आपको यह भी आएगा कि पुष्यमित्र शुंग ने कहा कि जो बौद्धों का जो सर मुझे ला कर देगा उसे 100 दिनार दिया जाएगा, 100 दिनार स्वर्ण मुद्राएं होती थी वह दिया जाएगा। तो ये सारे जो हैं, लेकिन इसके पक्ष में जो हम बात करेंगे कि भाई क्यों यह 100 दिनार देने की बात क्यों हुई, तो चूंकि उस समय यवन आक्रमण थे और बौद्ध भिक्षु जो थे कहीं न कहीं असंतुष्ट थे पुष्यमित्र शुंग से, क्योंकि मौर्य वंश में जो उन्हें संरक्षण प्राप्त हो रहा था वह शुंग वंश में नहीं हो रहा था और वैदिक धर्म का बोलबाला हो रहा था। तो वो जाकर यवनों से मिल गए थे। तो राजनीतिक दृष्टि से या राजनीति यह कहती है कि जो राष्ट्र का शत्रु है, चाहे वह किसी धर्म, किसी राज्य, किसी पोस्ट या पद से संबंधित हो, अगर वह देशद्रोही है तो उसे सजा देना है। तो इस दृष्टिकोण में हम देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने जो है वह यह आदेश दिया। उसके बाद हम आते हैं कि पुष्यमित्र शुंग, तो पुष्यमित्र शुंग को जो है वह वैदिक धर्म अथवा ब्राह्मण धर्म के
पुनरुत्थान का युग था। क्या था? पुनरुत्थान का युग था। उसने 2 यज्ञ यज्ञ किया, 2 यज्ञ किया और उस यज्ञ यज्ञ के जो पुरोहित थे वह पतंजलि थे, जिन्होंने महाभाष्य की रचना की। पतंजलि जो थे वह पतंजलि गोकर्ण के रहने वाले थे और उन्होंने पुष्यमित्र के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। और अश्वमेध यज्ञ जो है, अश्वमेध यज्ञ जब पुष्यमित्र शुंग कर रहा था तो उस समय क्या होता कि अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा को छोड़ा जाता है कि कोई राज्य या राजा उसको अगर पकड़ लेता है, उसके शक्ति को चुनौती देता है तो उससे युद्ध किया जाता है और युद्ध में उसे परास्त करके उस घोड़े को ले लिया जाता है। तो उस घोड़े का जो नेतृत्व था, घोड़े के साथ जो सेना थी, उसका नेतृत्व जो था वह वसुमित्र ने किया था, यानी उसके पोते वसुमित्र ने उसका नेतृत्व किया था। ये तो हो गई उसकी धार्मिक नीति। धार्मिक नीति में हम उसको बौद्ध विरोधी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो मौर्यों के काल में जो मंत्री थे उसको उन्होंने नहीं हटाया था। जो बौद्ध धर्मावलंबी मंत्री थे, यानी जैसे हम देखते हैं कि अशोक को ब्राह्मण विरोधी कहा जाता है, फिर भी मौर्य साम्राज्य पुष्यमित्र शुंग जो एक ब्राह्मण थे, वह सेनापति थे जिन्हें 48,000 पन जो है सैलरी मिलती थी। उसी तरह पुष्यमित्र शुंग ने भी बौद्धों को नहीं हटाया था, तो उसे पूर्णतः ब्राह्मण विरोधी हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में वैष्णव धर्म का जो है वह बोलबाला हमें देखने के लिए मिलता है। वैष्णव धर्म की पुनरुत्थान होता है, जिसमें गरुड़ स्तंभ जो है, वेशनगर का गरुड़ स्तंभ, वह वैष्णव धर्म का जो है प्रथम पुरातत्वीय साक्ष्य है, जिसे हेलियोडोरस ने बनवाया था। और उसने जो, चूंकि वो हेलियोडोरस जो था वह एक यूनानी था और उसने वैष्णव धर्म को स्वीकार किया था, उसने विष्णु की स्तुति की थी। उसके बाद हम आते हैं प्रशासन। प्रशासन पे आप देख रहे हैं कि मैंने पहले भी बताया है, चूंकि पुष्यमित्र शुंग जो था वह मौर्यों का सेनापति था, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था उसकी जो थी वह मौर्य के अनुकूल ही थी। जो मौर्य साम्राज्य में था वह राजा था, उसके जितने भी पुत्र थे वह कहीं न कहीं के उपराजा थे, और प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई है वह ग्राम था। मौर्य साम्राज्य में भी आप देखते हैं कि प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई है वह क्या है? ग्राम है। और मौर्यों के समय में जैसे आप देखेंगे कि मौर्यों के समय में जैसे मंत्री परिषद हुआ करती थी, उस समय भी मनुस्मृति में इसका जिक्र किया गया है कि उस समय भी जो है सभा थी जो राजा को सहायता करती थी। यानी मनु ने कहा है कि एक अकेला व्यक्ति किसी भी तरीके के निर्णय लेने में या फैसला करने में असमर्थ होता है, तो एक बड़ा राज्य का राजा कैसे अकेले निर्णय ले सकता है। यानी उसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद का होना आवश्यक है। और एक चीज यहाँ यह भी ध्यान देने की, मौर्य शुंगों का जो शासन काल था वहीं से 2 राजधानियों का चलन होता है। 2 राजधानियों का चलन, पाटलिपुत्र तो थी ही राजधानी, लेकिन विदिशा भी राजधानी, क्योंकि उसकी सांस्कृतिक राजनीतिक स्थिति जो है पाटलिपुत्र से बेहतर होते चली जाती हो और विदिशा भी जो है राजधानी के रूप में उभरता है। अब हम आते हैं सोसाइटी के ऊपर कि शुंगकालीन समाज कैसा था। तो चूंकि शुंगकालीन समाज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम मनुस्मृति से लेंगे, क्योंकि मनुस्मृति जो है वह क्या थी, वह बौद्ध धर्म ग्रहण करती थी और उसमें श्रवण का रोल करती थी। और पारिवारिक पृष्ठभूमि जो था, परिवार की जो प्रतिष्ठा थी वह धूमिल होता जा रहा था। तो उसमें क्या कहा गया कि 4 वर्णों का, मनुस्मृति में 4 वर्णों का अलग अलग कार्य आप देखेंगे कि विशेष करके दिया गया। जैसे ब्राह्मण है तो उसे पूजा पाठ कराना है, ब्राह्मणों को क्या है कि विशेष परिस्थिति में अगर तो वह कोई दूसरा कार्य कर सकता है। क्षत्रिय हैं तो उन्हें क्या था, क्षत्रियों को राजधर्म निभाना था।
वैश्य को व्यापार का था और शूद्र जो थे उन्हें तीनों वर्णों की सेवा करना था। यानी शूद्रों की स्थिति जो थी वह बहुत दयनीय थी। और ब्रह्मचर्य और वर्ण आश्रम व्यवस्था में जो है मनुस्मृति ने 4 आश्रम का व्यवधान किया। जैसे कि आप देखते हैं, पहला है ब्रह्मचर्य का, यानी आप एकाएक संन्यास नहीं लीजिए, पहले ब्रह्मचर्य का जो है उसका पालन कीजिए। ब्रह्मचर्य में आने के बाद आप गृहस्थ जीवन का पालन कीजिए, उसके बाद वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास का। तो ये सारी चीजें बौद्ध धर्म के कारण जो सांसारिक जीवन का जो परिवार की स्थिति थी उसको सुदृढ़ करने के लिए ऐसा किया गया। और शुंग वंश में हम स्त्रियों की स्थिति के विषय में बात करेंगे। तो स्त्रियों की स्थिति के विषय में मनु ने कहा है कि नारी कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती। नारी क्या है, कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती। यानी कौमारावस्था में जब वह कुमारी होती है तो उसे पिता के नियंत्रण में, यौवनावस्था में पति के नियंत्रण में और वृद्धावस्था में पुत्रों के नियंत्रण में रहना चाहिए। यह इस थॉट से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि शुंग वंश में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन नहीं, यह बात नहीं। वहाँ जो स्त्रियों की स्थिति थी, यह जो थॉट दिया गया उसके पीछे क्या था कि महिलाएं बौद्ध धर्म जैन धर्म को ग्रहण करके पारिवारिक यानी सांसारिक जीवन से विलग हो रही थी। वह सांसारिक जीवन में बंधन महसूस करती थी। थेरी गाथा आप देखेंगे, थेरी जो होती थी जैन धर्म में, महिलाएं जो साधु होती थी उन्होंने अपनी थेरी गाथा लिखी है और उस थेरी गाथा में उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मुझे इस सांसारिक जीवन जो है गृहस्थ जीवन उससे स्वतंत्र होना है, हमें यह बंधन नहीं चाहिए। यानी